शीतल वर्मा और आज हम लोग देखने वाले हैं एक्सटेंशन ऑफ ब्रिटिश सुप्रीमेसी थ्रू एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़। पहले के लेक्चर्स में हमने देखा था द प्रोसेस ऑफ इंपीरियल एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश वाज डन बाय टू मेथड्स। फर्स्ट वाज वॉर्स एंड सेकंड वाज पॉलिसीज़, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़। वॉर्स के थ्रू एक्सपेंशन हम लोग देख चुके हैं बंगाल, मैसूर और मराठा स्टेट में, और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अबाउट एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़। एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़ के थ्रू कैसे ब्रिटिशर्स ने एक्सपैंड किया इंडिया में अपना डोमिनियन। सो पॉलिसीज़ में हम लोग तीन मेन पॉलिसीज़ पढ़ेंगे: रिंग फेंस पॉलिसी, सब्सिडरी अलायंस एंड डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। सो रिंग फेंस पॉलिसी वॉज स्टार्टेड बाय वॉरेन हेस्टिंग, subsidiary alliance by Lord Wellesley and doctrine of lapse of Dalhousie. So let's start with ring fence policy. So ये जो पॉलिसी है ये 1765 से 1813 तक रहती है, और वॉरेन हेस्टिंग इस टाइम पे बनते हैं गवर्नर जनरल। और जिस टाइम पे वॉरेन हेस्टिंग गवर्नर जनरल रहते हैं उस टाइम पे ब्रिटिशर्स एनकाउंटर कर रहे होते हैं पावरफुल कॉम्बिनेशन ऑफ मराठास, हैदराबाद एंड मैसूर। सो यहाँ पे वॉरेन हेस्टिंग यूज़ करते हैं रिंग फेंस पॉलिसी का। इस पॉलिसी में ये क्या करते हैं, बफर जोन्स क्रिएट करते हैं टू डिफेंड द कंपनीज फ्रंटियर्स। जैसे कंपनी की कोई टेरिटरी है और उन्हें लगता है कि उन्हें किसी स्टेट से खतरा है, तो उन दोनों के बीच में जो कंपनी की टेरिटरी है और जिस स्टेट से उन्हें खतरा है, उन दोनों के बीच की जो स्टेट होगी वो उधर क्या क्रिएट कर देंगे, बफर जोन क्रिएट कर देंगे। सो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, जो वो बफर जोन है, बफर स्टेट जो है, उससे क्या कर ली, अपनी फ्रेंडशिप बढ़ा ली, ताकि जिस स्टेट से उसे खतरा है वो पहले कहाँ पे अटैक करेगी, पहले उस बफर जोन पे अटैक करेगी, और यहाँ पीछे ब्रिटिशर्स अपनी टेरिटरी बचा पाएंगे। सो इन शॉर्ट क्या कर रहे हैं, वो नेबर्स के फ्रंटियर को डिफेंड कर रहे हैं ताकि अपनी टेरिटरी बचा सके। सो इस पॉलिसी को ब्रिटिशर्स ने कहाँ अप्लाई किया था, वॉर्स अगेंस्ट मराठास एंड मैसूर स्टेट। सो इस टाइम पे ब्रिटिशर्स को सबसे ज़्यादा खतरा था अफ़गान इन्वेडर्स से और मराठास से। अफ़गान्स पहले भी अटैक कर चुके थे। सो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, इस बार अपना बफर जोन किसे बनाया, अवध को बनाया। आप इस मैप में देखिए। सो ये बंगाल बिहार रीजन जो दिख रहा है आपको, जिस पे मैंने ब्रैकेट बनाया है, वो कंपनी के अंडर था। सो वहाँ से उन्हें क्या लग रहा था कि अफ़गान्स इन्वेड कर सकते हैं। सो जो ये बीच में एरिया दिख रहा है जहाँ पे अवध लिखा है, जहाँ मैं ये टिक बना रही हूँ, सो कंपनी ने क्या किया, अवध को क्या बना लिया, बफर जोन बना लिया। यहाँ पे अपनी डिफेंडर्स, अपनी आर्मी, अपनी फोर्स को खड़ा कर दिया अवध के फ्रंटियर्स पे कि अगर अफ़गान इन्वेडर्स आते हैं तो हम कहाँ उन्हें डिफेंड करेंगे, अवध पे डिफेंड करेंगे, ताकि बिहार और बंगाल वाला जो हमारा फ्रंटियर है, हमारा रीजन है, वो बच जाए। सो ब्रिटिशर्स क्या करते थे, ये जो बफर जोन वाली स्टेट होती थी, वहाँ के जो रूलर्स होते थे उन्हें क्या कहते थे कि हम आपको बचा रहे हैं एनिमीज से, इन्वेडर्स से। सो अब आपको क्या करना होगा, जो भी हम हमारे ऑफिसर्स या आर्मी आ रही है उसके जो सोल्जर्स हैं उसके एक्सपेंसेस जो हैं वो आपको पे करने पड़ेंगे। सो जब अवध को भी उन्होंने बफर जोन बनाया था तो नवाब से वहाँ डील हो गई थी कि हम अपनी फोर्स तभी रखेंगे जब आप इसका एक्सपेंस बेयर करेंगे। सो यहाँ पे ब्रिटिशर्स को डबल एडवांटेज मिल रहे थे। फर्स्ट, फ्रेंडशिप एंड लॉयल्टी, एंड सेकेंड, वो अपने फ्रंटियर्स को ईजिली प्रोटेक्ट कर पा रहे थे। सो फोर्सेस को ऑर्गेनाइज, इक्विप और कमांड तो ब्रिटिश ऑफिसर्स ही देंगे, पर उनके एक्सपेंसेस कौन बेयर करेगा, जो बफर स्टेट्स हैं उसका रूलर। सो ये थी पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस जो वॉरेन हेस्टिंग्स लेके आए थे। अब बात करते हैं सब्सिडरी अलायंस की। सो सब्सिडरी अलायंस लॉर्ड वेलेस्ली लेके आए थे 1798 में। सो लॉर्ड वेलेस्ली गवर्नर जनरल रहते हैं इंडिया के फ्रॉम 1798 टू 1805। सो सब्सिडरी अलायंस में क्या होता था, द अलाइंग इंडियन स्टेट रूलर वॉज फोर्स टू एक्सेप्ट द परमानेंट स्टेशनिंग ऑफ ब्रिटिश फोर्स विद इन इट्स टेरिटरी। तो क्या करना होता था, जो इनका फ्रेंड बन गया है इंडियन रूलर, उससे फोर्स किया जाता था कि तुम्हें तुम्हारी टेरिटरी में ब्रिटिश फोर्स रखनी ही होगी। सेकेंडली, जो उसका मेंटेनेंस है वो कौन देखेगा, वही इंडियन स्टेट देखेगी। थर्ड पॉइंट क्या था सब्सिडरी अलायंस में, कि उस स्टेट को एक ब्रिटिश रेसिडेंट अपने कोर्ट में रखना ही होगा। इसके बाद जो इंडियन रूलर है उस स्टेट का, वो कोई और यूरोपियन पावर को एम्प्लॉय नहीं कर सकता विदाउट कंसल्टिंग द कंपनी।
और गवर्नर जनरल से बिना कंसल्ट किए वो ना ही वॉर कर सकता है, ना ही नेगोशिएट कर सकता है किसी भी इंडियन स्टेट के साथ। सो ये सारे पॉइंट्स थे सब्सिडरी अलायंस में जो इंडियन स्टेट को फॉलो करने पड़ते थे। अब इन पॉइंट्स के बदले, इन सारे रूल्स के बदले ब्रिटिशर्स क्या करते थे? ब्रिटिशर्स डिफेंड करेंगे इन रूलर्स को फ्रॉम एनिमीज, एंड सेकेंड पॉइंट, इंटरफेयर नहीं करेंगे इन स्टेट्स के इंटरनल मैटर्स में। सो हम हमेशा से ये बात करते आ रहे हैं कि कोई और यूरोपियन पावर जिससे ब्रिटिशर्स को खतरा था वो कौन थे? फ्रेंच थे। तो वेलेस्ली की जो सब्सिडरी अलायंस थी उसमें उसका एक बहुत ही बड़ा पॉइंट या बहुत ही बड़ा ऑब्जेक्टिव क्या था? फ्रेंच लोगों पे नज़र रखना, ताकि वो वापस से रिवाइव ना कर पाए और ना ही एक्सपैंड कर पाए अपना इन्फ्लुएंस इंडिया में। ऑल्सो इस टाइम पे नेपोलियन नाम का खतरा भी मंडरा रहा था फ्रॉम ईस्ट, और उन्हें लग रहा था कि फ्रेंच इंडिया पे अटैक कर सकते हैं उनकी जो कॉलोनीज है मॉरिशस में, वहाँ से। यही वजह थी कि सब्सिडरी अलायंस में ये क्लॉज जोड़ा गया कि आप कोई और यूरोपियन पावर को एम्प्लॉय नहीं कर सकते। सब्सिडरी अलायंस से ब्रिटिशर्स को क्या फ़ायदा हुआ? पहला तो कि वो स्ट्रैटेजिक लोकेशंस पे अपनी फोर्स को तैनात कर देगी जिससे वो फ्रेंच लोगों पे भी नज़र रख पाए, एंड सेकेंडली वो इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपांड कर पाए अपना डोमिनियन। अब इंडियंस को क्या डिसएडवांटेज रहा सब्सिडरी अलायंस का? सो फर्स्ट पॉइंट क्या सबसे इम्पोर्टेंट? सो अपने लिए सिक्योरिटी बाय करने के चक्कर में इंडियन रूलर्स लॉस देयर इंडिपेंडेंस। अब क्लॉज तो ये था कि इंटरनल मैटर्स में इंडियन स्टेट की कंपनी इंटरफेयर नहीं करेगी, पर इंटरफेरेंस रहा। ऑल्सो एज दे वर पेइंग फॉर ब्रिटिश ट्रूप्स दे लॉस्ट मच ऑफ देयर रेवेन्यूज। इंडियन रूलर्स वीक और इरेस्पॉन्सिबल हो गए। पब्लिक को, जो जनरल पब्लिक थी, उन्हें एक्सप्लॉइट किया जाता था, पर वो कुछ नहीं कर पाती थी। क्यों? क्योंकि रूलर्स के पास किसका सपोर्ट था? ब्रिटिशर्स का सपोर्ट था। सो जब हम बात करते हैं सब्सिडरी अलायंस के एवोल्यूशन की, तो सबसे पहले इसे किसने अप्लाई किया था? डुप्लेक्सी ने। डुप्लेक्सी ने स्टार्ट किया था इंडियन रूलर्स को यूरोपियन फोर्स देना टू फाइट देयर वॉर्स, और तब से ही सारे गवर्नर जनरल्स क्लाइव से लेके इस सिस्टम को अप्लाई करने लगे थे। सो फर्स्ट स्टेट जो इस प्रोटेक्शन ट्रैप में फंसी थी वो कौन सी थी? अवध थी 1765 में, जिसके थ्रू कंपनी ने प्लेज किया टू प्रोटेक्ट द फ्रंटियर्स ऑफ अवध ऑन वन कंडीशन दैट जो फोर्स के एक्सपेंसेस हैं वो कौन बेयर करेगा? नवाब बेयर करेगा। सो जो हमने यहाँ पे टर्म यूज़ किया है एवोल्यूशन और परफेक्शन का सब्सिडरी अलायंस के, वो 4 स्टेजेस में कंप्लीट हुआ था। फर्स्ट स्टेज क्या थी? कंपनी ने ऑफर की हेल्प विद इट्स ट्रूप टू फ्रेंडली इंडियन स्टेट्स। सेकेंड स्टेज में कॉमन कॉज बनाएगी कंपनी उस स्टेट के साथ और डिप्लॉय करेगी अपनी फोर्सेस उस स्टेट में। थर्ड स्टेज में कंपनी पैसे मांगेगी और उसके रिटर्न में सोल्जर्स को रिक्रूट करेगी, ट्रेन करेगी एंड मेंटेन करेगी फिक्स नंबर ऑफ सोल्जर्स अंडर ब्रिटिश ऑफिसर्स। ऑल्सो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी रूलर्स को। फोर्थ और फाइनल स्टेज में क्या होता था? फिक्स किया जाएगा प्रोटेक्शन के लिए फ़ी, जो कि बहुत हाई रेट होगा, और अगर वो स्टेट वो फ़ी नहीं पे कर पाई टाइम पे तो क्या कर लिया जाएगा? उसकी टेरिटरी का कुछ पार्ट ये लोग उस पेमेंट की जगह हथिया लेंगे। सो ये था सिस्टम ऑफ सब्सिडरी अलायंस, जिसमें कि जो स्टेट्स जिन्होंने एक्सेप्ट किया सब्सिडरी अलायंस वो थे निज़ाम ऑफ हैदराबाद 1798, रूलर ऑफ मैसूर इन 1799, रूलर ऑफ तंजौर इन 1799, नवाब ऑफ अवध इन 1801, पेशवाज ऑफ पुणे इन 1801, एंड लास्टली होलकर्स ने इसे एक्सेप्ट किया था इन 1818 में। ये था सिस्टम ऑफ सब्सिडरी अलायंस जो 1798 में वेलेस्ली लेके आए थे, और कहा जाता है वेलेस्ली ने कन्वर्ट किया ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया को ब्रिटिश एम्पायर ऑफ इंडिया में, और ब्रिटिशर्स को फ्रॉम वन ऑफ द पॉलिटिकल पावर इन इंडिया टू सुप्रीम पावर इन इंडिया। सो अब बात करेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की, जो 1840s में स्टार्ट हुई थी। ये डलहौजी ने स्टार्ट नहीं की थी, ये उससे पहले ही स्टार्ट हो गई थी, पर क्योंकि सबसे ज़्यादा लैप्स स्टेट्स डलहौजी के टाइम थी, इसीलिए डलहौजी को एट्रीब्यूट किया जाता है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के साथ। ना इसके अंडर क्या होता था? अगर कोई राजा है इंडियन स्टेट का
और उसका कोई बच्चा नहीं है, तो जो उसका एडॉप्टेड सन होगा वो सिर्फ और सिर्फ उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी का हकदार होगा, उसकी स्टेट का नहीं। और ब्रिटिशर्स ही ये डिसाइड करेंगे कि जो उसका अडॉप्टेड सन है उसे ही वो स्टेट दे दी जाए या उसे एनेक्स कर लिया जाए। सबसे पहले ये जो सिस्टम यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने स्टार्ट किया था, ये कहाँ देखा गया था? महाराजा रंजीत सिंह के टाइम। उन्होंने काफ़ी सारी स्टेट एनेक्स की थी ऑन द अकाउंट ऑफ लैप्स। जब उत्तराधिकारी नहीं बचा हो तो वो अपने अंडर ले लिया करते थे स्टेट्स को। उसके बाद 1820s में कंपनी ने कुछ स्टेट सतलज के पास एक्वायर की थी ऑन द अकाउंट ऑफ एब्सेंस ऑफ उत्तराधिकारी, दैट इज रियल सन। सो डलहौजी के पहले जो गवर्नर जनरल्स थे वो एनेक्सेशंस नहीं करते थे, पर डलहौजी ने क्या किया, एनेक्सेशन को अपना जनरल प्रिंसिपल बनाते हुए इंडिया में उन स्टेट्स को एक्वायर करते गए। अपने 8 ईयर्स के टेन्योर में उन्होंने 8 स्टेट्स को थ्रू डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ब्रिटिश इंडिया के अंडर ले लिया था। कौन कौन सी एनेक्स्ड लैप्स स्टेट्स थी? सतारा इन 1848, झांसी एंड नागपुर इन 1854, जैतपुर जो कि बुंदेलखंड में है, सांबलपुर जो कि उड़ीसा में है, एंड ऑल्सो अवध को 1856 में एनेक्स किया गया ऑन द ग्राउंड्स ऑफ मिस गवर्नमेंट। सो डलहौजी का टेन्योर ख़त्म होते होते ब्रिटिश एक्सपेंशन का जो प्रोसेस था इंडिया में वो कंप्लीट हो गया था, जो कि 1757 बैटल ऑफ प्लासी से स्टार्ट हुआ था विद द विक्ट्री ओवर सिराजुद्दौला। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉलिसीज थी, रिंग फेंस पॉलिसी, सब्सिडरी अलायंस एंड डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। बाय बाय।